नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। नेपाल, जहां 3 महीने पहले सड़कों ने सत्ता को घुटनों पर ला दिया, आज वही सड़कें फिर सवाल पूछ रही हैं। जिस जैन जी ने सिस्टम को चुनौती दी, आज वही जैन जी कह रहा हमने सरकार तो गिरा दी लेकिन सिस्टम हमें गिरा गया। चेहरे बदले हैं, कुर्सियां नहीं, फाइलें वही हैं, अफसर वही हैं, सोच भी वही है। और इसी ठहरे हुए सिस्टम के खिलाफ नेपाल में गुस्सा एक बार फिर उबाल पर आ गया है। नेपाल में 8 सितंबर को जो हुआ उसने सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को चौंका दिया, क्योंकि पहली बार जैन जी पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतरा। सरकार गिरी, अंतरिम व्यवस्था बनी और सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी। उस वक्त लगा कि नेपाल का इतिहास बदलने वाला है और सिस्टम की जड़ें हिलेंगी। लोगों को लगा कि दशकों से जमे राजनीतिक ढांचे टूटेंगे और नई राजनीति जन्म लेगी। लेकिन 3 महीने बीतते ही जमीनी सच्चाई सामने आने लगी और आज आम नेपाली कह रहा है कि हालात वही हैं, सिर्फ चेहरे बदले हैं। सरकारी दफ्तरों का रवैया नहीं बदला, फैसलों की रफ्तार नहीं बदली और जैन जी अब मान रहा है कि उससे रणनीतिक गलती होगी, क्योंकि सत्ता गिराने और सत्ता चलाने के बीच का फर्क वह समझ नहीं पाया। जैन जी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में टंका धामी अब खुलकर निराशा जता रहे हैं और कहते हैं कि जब सत्ता गिर चुकी थी तब निर्णायक फैसले लेने का वक्त था। केपी शर्मा ओली को जेल भेजना चाहिए था और संवैधानिक सुधार तुरंत होना चाहिए थे ताकि सिस्टम दोबारा संभल ना पाए। लेकिन आंदोलन की ऊर्जा को राजनीतिक फैसलों में बदला नहीं गया। नेतृत्व असमंजस में फंसा रहा और समय हाथ से निकलता गया। नतीजा ये निकला कि ब्यूरोक्रेसी वहीं की वहीं बनी रही, फाइलें पुराने अफसरों के पास रहीं, न्यायपालिका में भी पुरानी नियुक्तियां और पुरानी सोच हैवी रही और सिस्टम में बदलाव को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, जिससे जैन जी का नैरेटिव धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। 22 नवंबर को नेपाल के 12 जिले में जो हुआ उसने साफ संकेत दिया कि गुस्सा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैन जी एक बार फिर सड़कों पर उतरा। यूएमएल नेता शंकर पोखरेल की रैली से पहले हालात बिगड़े। स्थानीय जैन जी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव हुआ, माहौल तेजी से हिंसक होने लगा। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। दुकानों के शटर गिरे, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और ये सब बताता है कि हिंसा फिलहाल दब गई लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई, बल्कि ये किसी चिंगारी का इंतजार कर रही है। मतलब अब भी नेपाल में कभी भी उबाल जो है वो आ सकता है, जिसको संभालना मुश्किल हो सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे असहज सवाल ये है कि क्या जैन जी आंदोलन राजनीति में बदलाव ला पाया, और जवाब साफ है कि नहीं, क्योंकि आज उनके पास कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना साझा नेतृत्व और ना ही चुनावी रणनीति। आंदोलन के दौरान जो चेहरे उभरे वह धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बनते चलेगी। सत्ता के गलियारों में पहुंचते ही उनकी भाषा और प्राथमिकताएं बदलती चली गई। बालेन शाह, सुदान गुरंग आगे बढ़े लेकिन जमीनी जैन जी पीछे छूट गया। गांव कस्बों के युवा खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और आंदोलन की असली ताकत बिखर गई। नेपाल के हालात को लेकर पूर्व राजनयिक एमडी मुनि कहते हैं कि देश इस वक्त राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ नजर आता है, क्योंकि सरकार बनते ही विरोध शुरू हो गया। ओली समर्थक, राजशाही समर्थक और पुराने दल फिर सक्रिय हो गए और सड़कों पर दबाव बनाने लगे। संसद भंग होने के बाद सियासी अस्थिरता और बढ़ गई। चुनाव नजदीक हैं लेकिन जैन जी अब भी संगठनहीन है। उनके पास ना चेहरा है, ना ढांचा और ना ही संसाधन। ऐसे में सत्ता एक बार फिर पुराने खिलाड़ियों के हाथ जाती दिख रही है, जो दशकों से सिस्टम को चलाते आए हैं। जैन जी आंदोलन की हिंसा का सबसे बड़ा नुकसान नेपाल के टूरिज्म सेक्टर को हुआ, क्योंकि काठमांडू से लेकर छोटे शहरों तक होटल जला दिए गए, कई ऐतिहासिक इमारतें तबाह कर दी गई और अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा झटका लगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म अचानक गायब हो गया, जिससे रोजगार पर सीधा असर पड़ा।
टैक्सी ड्राइवर कृष्णा कहते हैं कि पहले रोज कमाई होती थी, अब गाड़ियां खड़ी हैं, गाइड और होटल कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। आम नेपाली रोजगार और महंगाई के बीच पिस रहा है, जबकि सत्ता में बैठे लोग अभी भी रणनीति बनाने में उलझे हैं। अब तस्वीर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में भी युवा आंदोलन का यही हश्र हुआ। युवा उभरे, सत्ता को चुनौती दी और फिर बिखर गए, जिससे कट्टर ताकतों को उभरने का मौका मिला। नेपाल में भी वही खतरा दिख रहा है, जहां राजनीतिक खालीपन नए ध्रुवीकरण को जन्म दे सकता है। चीन, अमेरिका और भारत तीनों की नज़र इस छोटे से देश पर टिकी है। भारत स्थिर नेपाल चाहता है ताकि सीमाएं सुरक्षित रहें। चीन प्रभाव बढ़ाना चाहता है और अमेरिका इस पूरे समीकरण को करीब से देख रहा है, क्योंकि जहां की अस्थिरता पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। क्या जैन जी सिर्फ सत्ता गिरा सकता है, चला नहीं सकता? क्या बिना संगठन पार्टी के कई आंदोलन टिक सकते हैं? क्या नेपाल एक बार फिर हिंसा के चक्कर में फंसने वाला है? नेपाल में तस्वीर अब धुंधली नहीं बल्कि साफ होती जा रही है, क्योंकि सरकार बदली है लेकिन सिस्टम जस का तस। जैन जी ने सत्ता गिराई लेकिन शासन संभाल नहीं पाया। पुराने चेहरे फिर लौटे और हिंसा की चिंगारी दोबारा दिखने लगी। चुनाव सामने है, भरोसा कमजोर है और नेपाल एक बार फिर इतिहास के चौराहे पर खड़ा नजर आ रहा है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।